हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी और आज की इस सेगमेंट में जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, वो हुमायूं के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका पूरा का पूरा शासनकाल 1530 से 1556 के बीच में 56 के बीच में गिना जाता है। तो सबसे पहले हुमायूं के बारे में आप कुछ बेसिक्स चीज़ें जान लीजिए कि ये जो हुमायूं है दोस्तों, इसका जन्म 6 मार्च 1508 में काबुल अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ है। पिताजी का नाम इसके बाबर है और माता का जो नाम है ये है माहम सुल्ताना। और जो ये हुमायूं है, ये हुमायूं बाबर के सभी अभियानों में, जो भी बाबर के युद्ध रहे हैं उन सभी अभियानों में ये हुमायूं जो है साथ बाबर का, अपने पिता का ये बराबर रूप से साथ दे रहा है। 12 वर्ष की अवस्था में ये जो है बदगशां कहलाता है, अफगानिस्तान में एक एरिया पड़ता है, वहाँ का गवर्नर नियुक्त होता है। और जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है ये आगरा और दिल्ली का ये अगला जो है सुल्तान बनता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाबर की मृत्यु के बाद ये हुमायूं अगला सुल्तान बनता है, लेकिन इसको जानने के पहले आप एक चीज़ जरूर जान लीजिए कि ये जो हुमायूं था इसकी थोड़ा हरकतें सही नहीं है। ये अफीम बहुत खा रहा है और जब बाबर जिंदा था तब बाबर के मंत्रियों ने इसे समझाया भी था कि ये जो पुत्र है आपका ये योग्य नहीं है और इस पुत्र को आप जो है अपनी गद्दी मत सौंपिए। लेकिन उत्तराधिकार के जो नियम में सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, जिस कारण बाबर ने ना चाहते हुए भी इस हुमायूं को अपनी गद्दी सौंप दी है। और अब ये हुमायूं जो है ये दिल्ली और आगरा में अपना अच्छा खासा शासन कर रहा है और 1530 से इसका शासन स्टार्ट होता है। 6 महीने 7 महीने जो है काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम से हुमायूं का जीवन दिल्ली और आगरा में चल रहा है, किसी बात की दिक्कत नहीं है। तभी इसे ये खबर पता चलती है कि कलिंजर, जो कि इस समय यूपी में आता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट में है, कि इसे ये खबर मिलती है कि जो कलिंजर का राजा है, राजा रुद्रदेव, वो जो है आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। और जैसे ही हुमायूं को पता चलता है तो हुमायूं अपनी विशाल सेना लेके उस कलिंजर को जीतने के लिए निकल पड़ता है और वहां के राजा को ये क्या करता है, युद्ध में पराजित कर देता है। और राजा रुद्रदेव जो है वो क्या करते हैं, इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो कलिंजर का युद्ध है इसमें हुमायूं जो है विजय होता है और राजा रुद्रदेव जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। खुशी खुशी हुमायूं कलिंजर से वापस अपने दिल्ली आगरा की तरफ आ ही रहा होता है कि इसे ये खबर पता चलती है अपनी मंत्रियों के द्वारा कि जो एक अफगान सरदार है जिसका नाम महमूद लोदी है और उसका एक मददगार है जिसका नाम शेर खां है, जो कि बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाएगा, ये दोनों आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस कारण जो है अब हुमायूं 1532 में एक दूसरा युद्ध लड़ेगा जिसे इतिहास के अंदर कहा जाता है दोहरिया का युद्ध। इस दोहरिया के युद्ध में क्या होता है कि शेर खां जो है अधीनता स्वीकार कर लेता है किसकी, हुमायूं की, और महमूद लोदी को तो ऑलरेडी पराजित कर चुका होता है हुमायूं। और शेर खां जो है ये बड़ा ही जो है चालाक आदमी है। ये क्या करता है कि वहां पर दोहरिया नामक स्थान में एक चुनार का किला रहता है जो कि बहुत ज्यादा जो है विख्यात रहता है ना उस एरिया में। उस चुनार के किले को जो है ये सौंप देता है हुमायूं, किसे, शेर खां को वापस जो है सौंप देता है ना। और जो दोहरिया के युद्ध में जो चुनार का किला रहता है उस चुनार के किले को जो है यह हुमायूं शेर खां को जो है सौंप देता है। शेर खां इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और शेर खां का एक पुत्र होता है कुतुब खां, और उस कुतुब खां को अपने सैनिकों के साथ जो है ये शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को सौंप देता है। और हुमायूं अब और ज्यादा खुशी में है कि भैया पहले तो कलिंजर अभियान को जीत लिया और दोबारा जो है दोहरिया चुनार को जीत लिया और ये वापस जो है अपने दिल्ली और आगरा आ गया। भोग विलास का जीवन चल रहा है। उसी समय जो है क्या होता है दोस्तों कि इसे जो है चित्तौड़ की रानी एक रहती है, इसका नाम होता है कर्णवती। चित्तौड़ की रानी कर्णवती राखी भेजती है हुमायूं को और मदद की गुहार लगाती है कि राजा जी जो कि गुजरात का एक शासक है बहादुर शाह, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, जिस कारण आप इसको रोकिए। और हुमायूं जो है उस राखी का मूल्य निभाने के लिए गुजरात के शासक बहादुर शाह को 1532 से 1538 के बीच में पराजित करने का क्या करता है, काफी प्रयास करता है। और इस वाले युद्ध में जब बहादुर शाह को जब वो पराजित करने के लिए निकलता है तो इस वाले युद्ध में
जो हुमायूं होता है वो गुजरात के शासक बहादुर शाह को जो है पराजित कर देता है, और ये गुजरात का शासक बहादुर शाह भागते भागते दक्षिण भारत की तरफ जो है ये क्या कर जाता है, ये कूच कर जाता है ना। और हुमायूं जो है गुजरात में, मालवा में, मंदसौर में, इन सभी एरिया में क्या जमा लेता है, अपना कब्जा जमा लेता है। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि अभी जो शेर शाह सूरी है, जो कि अभी ठंडा पड़ा हुआ है ना, वो अभी जो है कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है, लेकिन मन ही मन बड़े खुन्नस खाए बैठा हुआ है कि किस प्रकार उसका चुनार का घेरे में जो है उसे हुमायूं ने पराजित किया था दोहरिया युद्ध में, जिस कारण जो है अब शेर शाह सूरी जो है अब यहाँ से जो है हुमायूं से युद्ध लड़ना प्रारंभ करेगा। और इसका एक युद्ध होता है 1538 में 1538 में, जिसे चुनार का घेरा पार्ट 2 कहा जाता है। चुनार का घेरा पार्ट 2 1538 में होता है, और इस वाले युद्ध में हुमायूं और शेर शाह सूरी, जो कि शेर खां के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। भीषण युद्ध है, और इस युद्ध में दोस्तों शेर खां जो है शेर शाह सूरी पराजित कर देता है हुमायूं को, और जो है ये क्या करता है कि अपने चुनार के घेरे के साथ साथ ये मालवा के कुछ एरिया में और बंगाल के कुछ एरिया को क्या कर लेता है, हुमायूं से छीन लेता है। हुमायूं जो है थका हारा हुआ वापस अपने दिल्ली और आगरा को बचाने के जद्दोजहद में वापस आता है, लेकिन शेर शाह सूरी अब पूरा मन बना चुका है इसे भारत से बाहर खदेड़ने के लिए। और अब शेर शाह सूरी जो है अगला एक युद्ध लड़ेगा, जो कि 26 जून 1539 26 जून 1539 को ये हुमायूं से अपना अगला युद्ध लड़ेगा, और इस युद्ध को इतिहास के अंदर कहा जाता है चौसा का युद्ध। ये जो दोस्तों चौसा का युद्ध है, इस चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं और ज्यादा पराजित होता है, और इससे बिहार के भी कुछ एरिया निकल जाते हैं, जिस प्रकार की अब शेर शाह सूरी बिहार, बंगाल, मालवा, इन सभी के सभी एरियाज में क्या कर लेता है, कब्जा जमा लेता है। लेकिन अभी शेर शाह सूरी की आत्मा ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि इस हुमायूं को वो किसी प्रकार भारत से बाहर खदेड़ देगा, और अब वो अगला एक और युद्ध हुमायूं से लड़ेगा, जिसे इतिहास के अंदर कहा जाता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दोस्तों बिलग्राम या कन्नौज का जो ये युद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। ये जो है आपका 17 मई 1540 में युद्ध लड़ा गया है, जो कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में है। और इस युद्ध में अब जो है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फाइनल रूप से हरा दिया है, और दिल्ली और आगरा में जो है कब्जा जमा लिया। और इस युद्ध में इसने एक अल्टीमेटम निकलवा दिया है कि जहां भी हुमायूं मिले उसे जिंदा जो है खत्म कर दो। अब हुमायूं को अपने प्राण बचाने के लाले पड़ चुके हैं, जिस कारण ये हुमायूं जो है यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान की ओर जो है कूच कर गया है अपने प्राण बचाने के लिए। जब ये पाकिस्तान पहुंचा है तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत पड़ता है, वहां पर का एक राजा था, अमरकोट एक जगह है, वहां का एक राजा था जिसका नाम था राणा वीरसाल। और राणा वीरसाल के महल पर इसने क्या ली है, पनाह ली है। और अब याद रखो कि 1540 से 1555 के बीच में 15 वर्ष तक ये जो हुमायूं है ये घुमक्कड़ टाइप जीवन व्यतीत करता रहेगा। इसी टाइम के दरमियान में ये विवाह कर लेगा एक महिला के साथ जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम और हुमायूं जो है शरण लिए हुए हैं अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में, और इसी महल में जो है अकबर का जन्म होगा, है ना। इसी महल में जो है अकबर का क्या होगा दोस्तों, जन्म होगा। दोस्तों अब जो है हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं एक जो है कसक टाइप की है कि बताओ मेरे पिता बाबर इतने महान शासक थे जिन्होंने लगभग नॉर्थ इंडिया पर कब्जा जमा लिया, और मैं कैसा एक अयोग्य राजा हूं, कैसा उनका अयोग्य पुत्र हूं जो कि मारा मारा फिर रहा हूं। मेरा राज्य शेर शाह सूरी ने जो है छीन लिया है, जिस कारण जो है अब ये उस पाकिस्तान सिंध से आगे की तरफ जो है एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने जाएगा। और ये जगह कहलाती है दोस्तों ईरान। ईरान में ताहमाश पकड़ के जो है वहां का एक शासक होता है, और उससे ये जो है शरण मांगता है, कुछ सेना मांगता है कि राजा मुझे सेना दो और मैं अपने राज्य को वापस दिल्ली आगरा को जीतना चाहता हूं। जिस कारण जो है अब ये ईरान से वापस निकलता है सेना लेके, कॉन्फिडेंस बना के, पूरे मोटिवेशन के साथ कि अब मैं पूरे भारत देश के अंदर फिर से अपना मुगल डायनेस्टी की स्थापना करूंगा। वहां से होते हुए दोस्तों ये कहां पर जाता है, ये जाता है सबसे पहले अफगानिस्तान के काबुल और कंधार को जीतता है। ये वही काबुल कंधार हैं जो कि इसके भाई ने ऑलरेडी जो है यहाँ पर शासन कर रहा है, जिसका नाम है कमरान। मैंने भी आपको बताया था शुरुआत में कि बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल।
कमरान को जो है ये हरा के वहां पर काबुल और कंधार पे क्या जमा लेता है, कब्जा जमा लेता है। इसी प्रकार जब आगे की तरफ बढ़ता है तो अस्करी जो इसका भाई होता है उसको हराने के ये संभल यूपी साइड अपना जो है कब्जा जमाता है। इसके आगे जब ये चलता है तो मेवात हरियाणा में इसका भाई बैठा होता है हिंदाल, उसको भी ये पराजित करता है। अपने सभी सगे भाइयों को पराजित करने के बाद वो जो है उनके साथ संधियां कर लेता है और इन राज्यों पर क्या जमा लेता है, कब्जा जमा लेता है। दोस्तों अब जो है इसका मेन टारगेट है दिल्ली और आगरा, और इस दिल्ली और आगरा में जो है एक युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध है। ये 22 जून 1555 को ये युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम है दोस्तों सरहिंद का युद्ध। ये जो सरहिंद है ये पंजाब में एक जगह है, यहीं पर ये युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में एक तरफ हुमायूं खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इस शेर शाह सूरी का वंशज खड़ा हुआ है जिसका नाम है सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच में ये युद्ध होता है, सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में सिकंदर सूरी पराजित हो जाता है और हुमायूं की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और बहुत ज्यादा अपनी विजय से उत्साहित होकर एक बार पुनः जो है हुमायूं अपने राज्य दिल्ली, आगरा, बंगाल इन सबको जो है बचाने में कामयाब होता है और खुशी खुशी अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहा है। हुमायूं जो है अपने इन विजयों के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा है, ज़्यादा ही अफीम खाने लगा है और जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सुंदरियों के साथ रहने लगा है ना। काफ़ी लोग इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जो है नशे, शराब और शबाब में जो है ये पूरी तरह से क्या हुआ है, ये डूबा हुआ है दोस्तों। लेकिन ये जो इसकी खुशी है हुमायूं की, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि 1555 से 56 के बीच में तो ये एक अच्छा जीवन जिएगा, लेकिन जो अब भाग्य किस्मत में इसके लिखा हुआ है वही होगा। और 1556 ईस्वी में ये जो है एक अपना पुस्तकालय बनवाया हुआ होता है। इस पुस्तकालय का नाम रहता है शेर मंडल, जो कि दिल्ली में स्थित है। शेर मंडल पुस्तकालय की किताबें पढ़ने के लिए उनकी सीढ़ियों से जा रहा होता है और जब उन सीढ़ियों से उतरता है तो इसका पैर स्लिप हो जाता है और उसी सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते जो है इस हुमायूं की दोस्तों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की ये जो मृत्यु है, इस मृत्यु के बारे में एक यूनानी दार्शनिक लेन पूल ने ये कहा है कि हुमायूं जब तक जिंदा रहा तब तक लड़खड़ाता रहा मतलब जो है कभी राज्य पे चढ़ा, गद्दी पे चढ़ा, कभी गद्दी से उतरा और लड़खड़ाते हुए ही मतलब सीढ़ियों से गिरते लड़खड़ाते हुए ही इसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। हुमायूं के बारे में दोस्तों एक चीज याद रखो कि जब इसकी मृत्यु वगैरह हो गई है तो इसका एक मकबरा बना हुआ है दिल्ली में, और इसके मकबरे का निर्माण इसकी एक बेगम थी जिसका नाम था हाजी बेगम। उस हाजी बेगम ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया हुआ है दिल्ली में। जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो घूम के आइए, काफी अच्छा मकबरा है ना। हुमायूं का मकबरा इंडो इस्लामिक पद्धति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये जो मकबरा है इसका ऊपरी जो गुंबद है दोस्तों ये संगमरमर का बना हुआ है, और यहीं से मुगल डायनेस्टी के अंदर संगमरमर की जो है शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ये जो हुमायूं का मकबरा है यहाँ से ही मुगल डायनेस्टी में संगमरमर की शुरुआत हुई है। और चार बाग शैली की भी शुरुआत इसी मकबरे से हुई है। चार बाग शैली का मतलब होता है कि बीच में मान लीजिए कोई मकबरा है, इस साइड मतलब उसके लेफ्ट राइट है ना, और जो है पूरे चारों डायरेक्शंस में क्या होंगे, गार्डन बने होंगे, और यहीं से चार बाग शैली की शुरुआत जो है मुगल डायनेस्टी के अंदर हो गई है। तो दोस्तों ये जो हुमायूं है, हुमायूं अपने पूरे जीवन में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा, चिंतित रहा है ना। कभी गद्दी पर चढ़ा, कभी गद्दी पर उतरा, सगे भाइयों से इसकी कभी नहीं पटी, नशे में ही ये जो है क्या हुआ, डूबा रहा है ना। इसकी सीढ़ियों से गिरकर ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई है ना। कई इतिहासकार दोस्तों हुमायूं के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये हुमायूं जो है एक कायर राजा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर मोटिवेशन था, क्योंकि जब ये निर्वासित जीवन जी रहा था तो इसके अंदर यदि मोटिवेशन नहीं होता, राज्य को चाहने की ललक नहीं होती थी, ये दोबारा नहीं आता। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन ये हुमायूं जो है काफी कम समय तक शासन रहा है मुगल डायनेस्टी के अंदर, और इसी का जो वंशज हुआ है दोस्तों, याद रखो अकबर जो हुआ है, ये अकबर मुगल डायनेस्टी का एक बेहतरीन शासक साबित हुआ है। हुमायूं की अभी मैंने आपको बेगम बताया, हाजी बेगम। याद रखिए दोस्तों कि ये जो हुमायूं है इसने 6-7 शादियां की हुई हैं, और इसकी जो सबसे फेमस बीवी है उसका नाम ही हाजी बेगम है, मतलब हमीदा बानो बेगम है, जिससे कि अकबर का जन्म हुआ है। इसके अलावा जो है इसकी बेगम में बेगा बेगम थी एक, इसी प्रकार एक माह चूचक थी है ना। इसका ये कई प्रकार की जो है बीबियां ये हुमायूं के शासनकाल में थीं।
तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट में हमने हुमायूं के बारे में जानकारी ली है ना। और अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा दोस्तों, इसे आप मिस मत करिएगा, ये अकबर के बारे में रहेगा। मेरे वीडियोस का ड्यूरेशन 15 से 20 मिनट का होगा और इस 15 से 20 मिनट के दरमियान ही मैं आप लोगों को पूरी चीज़ जो है, पूरा कंबाइन जो है आपको मैं चीज़ें बताऊँगा, है ना। जो मेन चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। आज मैंने आपको हुमायूं के जन्म के बारे में बताया, हुमायूं के युद्ध के बारे में बताया, हुमायूं की स्थापत्य कला, हुमायूं के मकबरे के बारे में बताया, हुमायूं ने जो शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया था उसके बारे में बताया, है ना। हुमायूं के जीवन काल के बारे में बताया। तो दोस्तों आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।